Assalamu alaikum dear students, this is Wasim Akram, lecturer in English at Britain International College Network, Multan. Today I am going to continue short story number 2 from book 1, Clearing in the Sky. Let's start the reading. Look at this Jess. Jess इसे देखें. अब पिछले जो लेक्चर था उसके एंड में हमने देखा कि जो जेस का फादर था वो एक एज ऑफ द मेडो पर रुका, ठीक है, सब्जादार के किनारे पर, और उसने फिर छोटा सा एक मुट्ठा काटा लोसन का, घास का. उसी के बारे में बात कर रहा है. कहता है लुक एट दिस जेस. पंक्चुएशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपकी असाइनमेंट में होंगी आज, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है. लुक एट दिस जेस. जेस इसे देखो. ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरिया अंदाज से कहा. अब यहां पर आप देख सकते हैं जेस के बाद फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है. इसके बाद आपने फुल स्टॉप नहीं देखा, कॉमा नहीं देखा, और उसकी रीजन क्यों है, क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, फीलिंग्स एंड इमोशंस. ब्रैग बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है सिनोनिम्स के लिए. क्या मतलब है बेटा इसका, बूस्ट करना, शो ऑफ करना या टॉक बिग, ठीक है, शेखी बिकारना, बड़ाई अपनी बयान करना या फखरिया अंदाज अपनाना. लुक एट दिस जेस. जेस इसे देखो. ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरिया अंदाज से कहा. डिड यू एवर सी बेटर अल्फा अल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ. क्या तुमने जमीन से इससे बेहतर लोसन उगा हुआ देखा है, ठीक है. यानी कि वो चैलेंज कर रहा है अपने बेटे को कि आज तक तुमने इससे बेहतर जो बरसीम है, ये लोसन है, वो किसी और जगह पर उगे हुई नहीं देखी होगी. अब उसका बेटा कैसे रिप्लाई करता है. इट इज द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस. ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बेटा पंक्चुएशन के लिए. इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, इनको आप लोगों ने देखते रहना है. अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उनके आंसर्स जो हैं वो दिए जाएंगे. इट इज द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस. इससे बेहतर घास मैंने आज तक कहीं नहीं देखी. यह बेटे का जवाब है, ठीक है. बेटा भी अपने वालिद की तारीफ कर रहा है कि वाकई जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. हे जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब उर्दू में जो है वो घास होता है, और इसके लिए आप लोग फॉडर का वर्ड यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉ का वर्ड यूज कर सकते हैं, और फीड का वर्ड भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं. मतलब इसका चारा या घास जो जानवरों को खिलाया जाता है. इट इज द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस. अब यहां पे आप देख रहे होंगे इट के बाद अपोस्ट्रोफी है, ठीक है. इट के बाद अपोस्ट्रोफी है, फिर एस है. इसका मतलब है इट इज, ठीक है. लेकिन जब पोजेशन वाला इट्स लगाना हो आपने तो उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी. इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है. तो इट्स वैल्यू फॉर एग्जांपल, उसकी कदर, इट्स वैल्यू, तो वहां पे ITS इकट्ठा आएगा. यहां पर है इट इज, दो वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखे गए हैं. इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, और आई हैव भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है. आई हैव, जहां से H और A को निकाला वहां पर अपोस्ट्रोफी लगा दी. I said, मैंने कहा, I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. यहां तक के मैंने इससे बेहतर चारा लिटिल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखा. अब यहां पे जो बॉटम्स है इसका मतलब डेप्थ्स है, ठीक है. नशेबी इलाके, जो दरिया के नशेबी इलाके होते हैं वो आमतौर पर बड़े फर्टाइल कंसीडर किए जाते हैं, जरखेज कंसीडर किए जाते हैं. तो बेटा कहता है कि हमारे घर के करीब जो दरिया है, इतनी अच्छी घास तो वहां भी नहीं होती जितनी इस पहाड़ी के ऊपर है. तो यानी कि अपने वालिद का जो फख्र है उसको वो मजीद बुलंद कर रहा है और उसकी मजीद तारीफ कर रहा है कि इससे बेहतर घास तो मैंने लिटिल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी. When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा, when I bought this little farm, मैंने जब ये छोटा सा खेत खरीदा, everybody around here, तो यहां पर मौजूद या गिरदो नवा में मौजूद हर शख्स ने कहा I would end up with my family. अब यहां पे end up का मतलब क्या है? end up का मतलब किल कर लेना, एक्सटर्मिनेट कर लेना, खत्म कर लेना, डिस्ट्रॉय कर लेना, ठीक है. विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म. कंट्री का मतलब यहां पर देहाती है और पुअर फार्म का मतलब है खस्ता हाल या अबतर, और फार्म का मतलब खेत. इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहां पर रोजगार कमाने की कोशिश की.
जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा तो यहां गिरदोनवा में मौजूद हर शख्स ने कहा कि अगर मैंने इस देहाती अबतर खेत में रोजगार कमाने की कोशिश की तो मैं अपने खानदान समेत तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, और ये आप लोग इस चीज को माइंड में रख लें कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्करेजिंग एलिमेंट्स आएंगे जो आपको मना करेंगे कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तुझसे होगा ही नहीं। ऐसी बहुत सी बातें आप अपनी लाइफ में सुनेंगे, लेकिन आपके अंदर एक जो है वो स्पिरिट होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए जो आपको ये बताता रहेगा कि आपने किसी की बात नहीं सुननी और अपना काम ईमानदारी के साथ जारी रखना है। तो इसी तरह इस ओल्ड मैन को भी लोगों ने कहा कि अगर आपने इस छोटे से खेत के ऊपर, इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, अबतर हालत है उसकी, दरख्त उगे हुए बड़े बड़े, उनको साफ करेंगे और फिर सब कुछ करेंगे तो इतना काम आप नहीं कर पाएंगे। और वो जानते थे इस चीज को कि वो बीमार भी था। ठीक है, तो उन्होंने उसे बहुत ज्यादा डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा शख्स बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुआ क्योंकि उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ थी। ठीक है, तो आपने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है ताकि आप इन डिस्करेजिंग एलिमेंट्स को पहचान सकें। इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर ही ब्रैग्ड अगेन। ब्रैग का मतलब पहले भी आ चुका, बोस्ट करना, शो ऑफ करना, टॉक बिग, ठीक है, शेखी बिकारना, फखरी अंदाज अपनाना। उन्होंने फिर से फखरी अंदाज में कहा इट टुक मी 30 years टू इंप्रूव दिस ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक देम डू दिस। अब ये लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, ग्रामर के एतबार से भी, सिनोनिम के एतबार से भी और आपकी एमसीक्यूज के एतबार से भी। यहां पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो 30 years है ये एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दो, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह माइंड में रखना है कि उस बूढ़े आदमी को उन खेतों को बेहतर बनाने में कितने साल लगे, 30 साल लगे। इट टुक मी 30 years टू इंप्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स। वॉर्न आउट यहां पे सिनोनिम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। वॉर्न आउट का मतलब क्या है, बिल्कुल यूजलेस, यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड, डिप्लीटेड, वॉश्ड आउट, बिल्कुल खस्ता हाल, तबाह हाल, ठीक है, अबतर हालत के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ग्रामर की है। आप लोगों ने बेटा लेक्चर नंबर 4 या 5 के अंदर बेयर इन्फिनिटिव्स पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, उसमें आप टू यूज नहीं करते। बेयर इन्फिनिटिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू इज अ बेयर इन्फिनिटिव, और ये कुछ खास एक्सप्रेशंस के बाद यूज होती है, जैसे कुछ वर्ब्स हैं, लेट है, मेक है, सी है, वॉच है, ठीक है। और इसी तरह कुछ और एक्सप्रेशंस हैं जैसे हैड बेटर है, वुड रादर है, और इसके अलावा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, उनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इस्तेमाल होती है जो कि बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। तो आप देख सकते हैं मेक देम डू दिस, टू नहीं है इसमें, मेक देम टू डू दिस नहीं है, सिर्फ मेक देम डू दिस। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि मेक के बाद आपने बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लगे, टू इंप्रूव, बेहतर बनाने में, दीज वॉर्न आउट एकर्स, इन खस्ता हाल एकड़ों को, टू मेक देम डू दिस, इस काश्त के काबिल बनाने के लिए। मेक देम डू दिस क्या किया था उन्होंने, क्या किया था? डू दिस, वो जो वहां पर खेत उगे हुए थे, ठीक है, जो उसने पीस ऑफ लैंड वहां पर क्लियर किया था और वहां पर उसने अपना एक छोटा सा खेत बनाया हुआ था, इस काबिल बनाने के लिए उसे 30 साल लग गए। तो आप कहेंगे कि इन खस्ता हाल एकड़ों को बेहतर बनाने और इस काश्त के काबिल बनाने में मुझे 30 साल का अरसा लग गया, और ये 30 साल बेटा एमसीक्यू उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लाइक दीज वुड्स जस, ठीक है, आप देख सकते हैं दोबारा जस से पहले उसने कॉमा लगाया हुआ है क्योंकि यहां पर वो अपने बेटे को एड्रेस कर रहा है। वुड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब यहां पर कोई ग्रामेटिकल पॉइंट होगा। बेटा आप लोगों ने वर्ड वुड पढ़ा हुआ है, वुड का मतलब है लकड़ी, लेकिन उसकी प्लूरल फॉर्म वुड्स नहीं है क्योंकि वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप उसको प्लूरलाइज करना चाहते हैं तो आप कहेंगे पीसेस ऑफ वुड, लेकिन जब वुड के साथ एस लग जाए तो उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है, फिर उसका मतलब जंगल होता है, लकड़ी नहीं होता। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। बिल्कुल वैसे जैसे पीपल, लोग, पीपल्स लोगों के लिए नहीं, नेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह कॉपर एक मेटल है और उसके साथ जब आप एस लगा देते हैं कॉपर्स, तो उसका मतलब फिर कॉइन्स होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, लेकिन अगर उसके साथ एस लगा हो तो फिर उसका कोई और मीनिंग होगा। आई लाइक दिस वुड्स जस, जस मुझे ये जंगल पसंद है। माई फादर सेड, मेरे अब्बाजान ने कहा। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर,
जब हम यहां आया करते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर का पॉइंट है, यूज्ड टू, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कब इस्तेमाल होता है बेटा? पास्ट की किसी ऐसी बात या ऐसी आदत को बयान करना जो अब नहीं है, उसके लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता। एग्जाम्पल भी दी हुई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। ही यूज टू प्ले फुटबॉल फॉर मुल्तान, ठीक है, बट ही इज टू ओल्ड नाउ, कि वो पहले फुटबॉल खेला करता था मुल्तान की टीम के लिए, लेकिन अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है। तो यूज टू एक्सप्रेशन है जो यूज होगा किसी पास्ट की हैबिट को या किसी पास्ट की बात को बताने के लिए, ठीक है। तो वी यूज टू व्हेन वी रेफर टू थिंग्स इन द पास्ट विच आर नो लॉन्गर ट्रू, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। व्हेन वी यूज टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्वेरल्स, क्या तुम्हें याद है जब हम यहां पर गुलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे? हंट करना, चेज करना, ठीक है, शिकार करना किसी चीज का। और स्क्वेरल्स का मतलब क्या है? गुलहरियां। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दिस हिकरीज, बीनीथ का मतलब क्या है? नीचे, बिलो, अंडर। क्या तुम्हें याद है जब हम अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे? अब ये जो हिकरीज है बेसिकली ये नट्स होते हैं जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं, और इसे अमेरिकी अखरोट का दरख्त भी कहा जाता है और हिकरी भी कहा जाता है। तो आप इसको उर्दू में अखरोट का दरख्त भी कह सकते हैं ट्रांसलेशन करते वक्त, या सिर्फ हिकरी का वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। क्या तुम्हें याद है जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे? एंड द स्क्वेरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियां अखरोट के सब्ज खोल हम पर नीचे फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ, और माह अगस्त में, या अगस्त भी सिर्फ कह लें तो वो भी काफी है, और अगस्त में सुबह सवेरे, ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या है? सुबह सवेरे नसीमे सहर में सांस लेना कितना खुशगवार लगता था, ठीक है। अब यहां पे आपके पास जो लाइंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अपनी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो बता रहा है। द मॉर्निंग विंड, मॉर्निंग विंड किसे कहते हैं? नसीम सहर, सहर का मतलब सुबह और नसीम का मतलब हवा। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, ठीक है, अगस्त में सुबह सवेरे नसीम सहर में ब्रीथ करना यानी कि सांस लेना कितना अच्छा लगता था। ब्रीथ एंड ब्रेथ पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ब्रेथ के अंदर ई नहीं होता जो कि नाउन है जिसका मतलब सिर्फ सांस है, और ब्रीथ जिसमें ई आ गया वो आपका वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? सांस लेना, ठीक है। ऐसे बहुत से पेयर्स हैं जो एक नाउन होता है और एक दूसरा वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल एडवाइस सी वाला नाउन है, एडवाइज एस वाला वर्ब है। इसी तरह इफेक्ट ई वाला नाउन है, अफेक्ट ए वाला जो है वो वर्ब है। तो इनका आप लोगों ने खास ख्याल रखना होता है जब आप लिखते हैं, इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं वो दिन नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाया करते थे। राइप का मतलब क्या है जी? मैच्योर हो जाना, ठीक है, या फिर फुली डेवलप्ड हो जाना यानी कि जवान हो जाना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अक्टूबर को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, एमसीक्यूज के लिए आ चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में कि किस महीने में खरगोश जवान होते थे। तो अक्टूबर इस कहानी के अंदर जो बताया गया। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, और कोहर छा जाती थी। अब ये जो फ्रॉस्ट है, ये जो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिसे जो है वो कोहर कहा जाता है, या धुंध भी आप इसको इवन कह सकते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं, फॉग है, फ्रीज है, या मिस्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना, ठीक है, कोहर पड़ना। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाया करते थे और कोहर छा जाती थी, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और अखरोट के दरख्त के पत्ते जर्द पड़ जाते थे, ठीक है। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, तो वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा कर देती थी। अब ये जो रसल्ड है ये बेसिकली एक साउंड है जिसको आप स्विश कह सकते हैं या विजिंग साउंड कह सकते हैं। उर्दू में इसका मतलब है सरसराहट, जो कि दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा कर दिया करती थी। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो बारिश के जर्द कतरों की तरह जमीन पर गिर जाते थे, ठीक है। मौसम खिजा में क्या होता है? पत्ते येलो होते हैं, ग्रीन से येलो होते हैं, और फिर वो गिरना शुरू कर देते हैं जमीन पर। उसे हर चीज याद है अपने पास्ट की। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? ही सेड लुकिंग एट मी विथ हिज पेल ब्लू आईज,
उसने मेरी तरफ अपनी हल्की नीली आंखों से देखते हुए कहा, पेल ब्लू, ये भी मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ, कलर भी ब्लू था और हाईलाइटेड भी ब्लू कलर से है, तो ये एक बड़ा इत्तेफाक हो गया। पेल ब्लू जो है वो आपसे एमसीक्यूज में इस ओल्ड मैन की आंखों का कलर जो है वो पूछा जा सकता है, जिसको उर्दू में आप कहेंगे हल्की नीली। उन्होंने मेरी तरफ अपनी हल्की नीली आंखों से देखते हुए कहा, हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट खरगोशों को हसार में लेकर घुमाया करते थे। वुड मेक द रैबिट सर्कल, चक्कर लगवाना, हसार में घुमाना, ठीक है, एक दायरे की शक्ल में घुमाना। अब ये जो रैग्स एंड स्काउट डॉग्स के जो नाम्स हैं हाउंड्स के, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। दीज वर गुड डेज जेस, चेस वो दिन बहुत अच्छे थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मैं इस पहाड़ को याद करता हूं। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्या वो यही है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? बेटा थोड़ा सा अब यहां पर नाराज हो रहा है, वो देखा कि कोई खास चीज उसने अभी तक वहां पर नहीं देखी, जो उसके फादर ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो तुमने पिछले कई साल से नहीं देखा। तो वो सिर्फ जंगल ही देख रहा है अभी तक, गुलहरियां देख रहा है। तो वो कहता है अब्बा जान से कि क्या आप मुझे यही दिखाना चाहते थे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब फादर उसका क्या जवाब देता है? ओ नो नो, ओ नहीं नहीं, ही सेड, उसने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ। ठीक है, ब्लफ का मतलब क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लिफ, पीक, ठीक है, या फिर शेयर, जिसे आप अमूदी चट्टान कहेंगे, एक ऐसी चट्टान जो बिल्कुल वर्टिकल हो, स्ट्रेट हो, जिस पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। ओ नो नो, ओ नहीं नहीं, उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए कहा, दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई, जो कि हमवार जमीन से, फ्लैट मींस हमवार जमीन, लेवल लैंड, प्लेन लैंड, ठीक है, जो कि हमवार जमीन से यकलख्त जो है वो आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। ठीक है, अब्रप्टली बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब है सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, गैर मुतवक्का तौर पर या अचानक से किसी चीज का होना। यहां पे आप इसको कहेंगे यकलख्त या फिर अचानक। फ्लैट का मतलब क्या है? हमवार जमीन, लेवल लैंड, ठीक है, और यहां पर टुवर्ड को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये बेटा इसलिए कि आमतौर पर आप टुवर्ड्स लिखते होंगे, आप इसके एंड में एस भी लगाते हैं। तो दो इंग्लिश आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, दो किस्म की इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अब क्योंकि ये एक अमेरिकन राइटर की लिखी हुई स्टोरी है, तो यहां पर स्पेलिंग भी अमेरिकन ही होंगे ज्यादातर वर्ड्स के, जो डिफर करते हैं आपकी ब्रिटिश इंग्लिश। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब आप लोग लिखेंगे टुवर्ड्स ही लिखेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिर्फ टुवर्ड लिखा जाता है। यह भी गलत नहीं है, लेकिन अमेरिकन राइटिंग के अंदर ऐसा है। ओ नहीं नहीं, उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए कहा, जो कि हमवार जमीन से यकलख्त आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर जो सनोबर के दरख्त थे। अबव अस, अबव का मतलब हमसे ऊपर, हमसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर जो सनोबर के दरख्त थे, लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ व्हाइट क्लाउड, जैसे उनकी लंबी लंबी टहनियों की शाखें। यहां पे जो बोज है उसका मतलब शाखें, और फिंगर्स का मतलब उसकी, बल्कि फिंगर्स का मतलब उसकी शाखें, और बोज को आप कह देंगे टहनियां, जैसे उनकी बड़ी बड़ी टहनियों की शाखें। वर फॉन्डलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर सिनोनिम, ठीक है। फॉन्डलिंग का मतलब क्या है जी? कैरेस करना, पैट करना, स्ट्रोक करना या नजल करना, यानी कि अटकेलियां करना, गुदगुदी करना या मस्ती करना, छेड़खानी करना किसी के साथ, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर पहाड़ की ऐन चोटी पर सनोबर के दरख्त यूं नजर आ रहे थे जैसे उनकी लंबी लंबी टहनियों की शाखें किसी सफेद बादल के टुकड़े से, सब्सटेंस ऑफ अ व्हाइट क्लाउड, जैसे किसी सफेद बादल के टुकड़े से अटकेलियां कर रही हूं। Whatever my father wanted me to see, मेरे अब्बा जान मुझे जो कुछ भी दिखाना चाहते थे, was on the top of the highest point of my farm, वो मेरे खेत के बुलंद तरीन मकाम की चोटी पर था। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है? बुलंद तरीन मकाम, और टॉप का मतलब क्या है? उसकी चोटी। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, एक्सेप्शन ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, इसका मतलब सिनोनिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन मींस ओमिशन या फिर एक्सक्लूजन, सिवाय, ठीक है, यानी कि इसको आप निकाल दें। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, लास्ट 3 years यानी कि पिछले 3 साल के सिवाय, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मेनी टाइम्स, मैं इस मकाम पर कई मरतबा आ चुका था। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर बोर्ड में।
और सिनोनिम भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। कितने साल पहले गया था? 3 साल पहले। ब्लू कलर से हाईलाइटेड है तो एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लेंगे इसको। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 साल के सिवा मैं उस जगह पर कई मरतबा जा चुका था। आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मेनी टाइम्स, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी और रगेड 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब क्या है जी? अनयूजुअल, ऑड, स्ट्रेंज, एक्सेप्शनल, बहुत ही गैर मामूली या अनोखी चीज। और रगेड का मतलब क्या है? रॉकी, रफ, क्रैगी, अनइवन, यानी कि खुरदरी जमीन। ठीक है, तो क्या कहता है? आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड। मैंने इस खुरदरी जमीन के इस बुलंद मकाम पर कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी। वो अभी तक सोच रहा है कि मैंने यहां पर कभी कोई खास चीज तो देखी नहीं, फिर मेरे अब्बा जान मुझे क्या दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मेनी वाइल्ड फ्लावर्स। मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद पथरीली चट्टाने। एंड मेनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की बहुत सी इकसाम देखी थी। स्पीशीज का मतलब क्या है बेटा? ये आप लोग बायो में भी पढ़ते होंगे ये वर्ड। स्पीशीज मीन्स काइंड्स, सॉर्ट्स, ठीक है, या फिर टाइप्स, जिन्हें आप इकसाम कहते हैं। तो क्या चीजें देखी हुई थी बेटे ने वहां पर? वो कहता है मैंने वहां पर जंगली फूलों की, बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती, चंद पथरीली चट्टाने और नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की बहुत सी इकसाम देखी थी। अब बेटा अपने बाप से पूछता है, व्हाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट? आप इस बुलंद मकाम पर आने के लिए अमूदी रास्ता क्यों चुनते हैं? स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल स्टीप है, अमूदी है, वर्टिकल है, यानी कि बहुत मुश्किल रास्ता होता है जो स्ट्रेट होता है। और 70 साल की उम्र में है वो बुजुर्ग, तो बेटा अपने बाप से पूछ रहा है कि आप इस बुलंद मकाम पर पहुंचने के लिए अमूदी रास्ता क्यों चुनते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ्स, ये इन दूसरे रास्तों की तरफ देखिए। व्हाट आर दे डूइंग हियर? ये यहां पर किस लिए मौजूद है, या ये इनका यहां पर क्या मकसद है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो पहाड़ की बुलंदी पर जाते हैं, जो कि लंबे हैं लेकिन आसान है। तो बेटा अपने बाप से कहना चाह रहा है कि उम्र के इस हिस्से में आपको मुश्किल रास्ता नहीं लेना चाहिए, बल्कि आसान और लंबे रास्ते ले लेने चाहिए। बेशक वो तवील हों लेकिन इजी तो होंगे, उनके ऊपर क्लाइंबिंग नहीं करनी पड़ेगी इतनी। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले के अंदर, यार्ड्स कैसे कहते हैं? गज, चंद गज के फासले के अंदर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ। मेन पाथ मींस मरकजी रास्ता। बहुत से छोटे छोटे रास्ते मरकजी रास्ते से निकलते थे। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और ढलवान के गिर्द घूमते हुए, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, बतदरीज पहाड़ी की तरफ चढ़ते थे। अब ये जो ग्रेजुअली है इसका मतलब क्या है? स्लोली या स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज। ठीक है, ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, सभी रास्ते एक ही मकाम पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन? ये पंक्चुएशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तीनों। फिर आपने अमूदी रास्ता ही क्यों चुना? स्टीप का मतलब क्या है? अमूदी, सीधा, स्ट्रेट, ठीक है, या फिर शेयर या वर्टिकल। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, उन्होंने हाँपते हुए कहा। अब यहां पे हाफ और ब्रेथ्स एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड वर्ड है जिसमें हाइफन लगाया हुआ है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा पुश बटन, तो पुश बटन के दरमियान आपने हाइफन देखा होगा। ऐसे वर्ड्स जो 2 लफ्जों पर मुश्तमिल होते हैं कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। वो कंपाउंड नाउन्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड वर्ब्स भी हो सकते हैं। वो उनके दरमियान में फिर आप एक हाइफन लगा देते हैं। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड। अब सेकंड विंड का मतलब है सांस बहाल करना। सेकंड विंड का मतलब क्या है? टू ब्रीथ फ्रीली। वो अपना सांस बहाल करने के लिए 1 मिनट रुके। while I managed to stand on the path by holding to a little sapling, जबकि मैं एक छोटे से दरख्त को पकड़कर उस रास्ते पर खड़ा रहने में कामयाब हुआ। सैपलिंग का मतलब क्या है? अ यंग ट्री, ठीक है, इसको आप सीडलिंग भी कह सकते हैं, प्लांटलेट भी कह सकते हैं, एक छोटा सा पौधा या एक छोटा सा दरख्त। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, क्योंकि रास्ता इतना अमूदी था कि मेरे पांव वहां पर टिके नहीं रह सकते थे। अब यहां पर फिर वो कॉम्बिनेशन आ गया 2+2 वाला। 2 के बाद स्टीप एडजेक्टिव, 2 के बाद होल्ड फर्स्ट फॉर्म। प्रीवियस टॉपिक में भी आप पढ़ चुके हैं कि इससे सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और अनलेस यहां पर इस्तेमाल हुई कंजंक्शन आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, जब तक कि मैं खुद को सहारा ना देता। ब्रेस करने का मतलब क्या है बेटा? सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना या स्टेबलाइज करना, फासन कर लेना,
किसी जगह पर जम जाना, खुद को सहारा दे लेना, ठीक है। अनलेस का इस्तेमाल कब होता है? वो यूज दिस कंजंक्शन अनलेस टू मीन एक्सेप्ट इफ और इफ नॉट। इफ का उलट समझ लें आप इसको, ठीक है। अगर मैं कहूं इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। तो इफ और डोंट को हटा के हम अनलेस लगा सकते हैं कि यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस के बाद दोबारा नॉट नहीं आएगा, ठीक है। और इससे भी सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है और इसीलिए ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी अगर आप इनके ऊपर ग्रिप नहीं रखते होंगे। क्योंकि रास्ता इतना अमूदी था कि मेरे पांव वहां पर टिके नहीं रह सकते थे, नॉट नहीं है लेकिन नेगेटिव है, नहीं रह सकते थे जब तक कि मैं खुद को सहारा ना देता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे अब्बा जान ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। फॉलोड एट हिज हील्स का मतलब क्या है? मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने चंद गज के फासले पर अ फॉक्स स्क्वेरल क्रॉस्ड द पाथ, एक फॉक्स गुलैरी, जिसकी तस्वीर भी आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी एक फॉक्स गुलैरी या एक लोमड़ गुलैरी या जंगली गुलैरी भी आप इसको कह सकते हैं, बेसिकली ये स्क्वेरल्स की एक टाइप, ठीक है। तो एक फॉक्स गुलैरी ने रास्ता काटा, क्रॉस द पाथ करना, रास्ता काटा, एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और दौड़ते हुए एक अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई, ठीक है। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनसे चंद कदम आगे एक जंगली गुलैरी ने रास्ता काटा और दौड़ते हुए अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जेस, जेस तुमने उसे देखा, इमोशंस हैं तो फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, और जेस से पहले कॉमा भी आएगा क्योंकि एड्रेस कर रहा है वो अपने बेटे को। ही शाउटेड, उन्होंने चिल्ला कर कहा। शाउट करने का मतलब क्या है? क्राई करना, येल करना, स्क्रीम करना, ठीक है। तो उन्होंने चिल्ला कर कहा यस, जी हां, आई डिड, मैंने देखा। अब उसने आई सॉ इट कहने की बजाय क्या कह दिया? आई डिड, यस आई डिड, जी हां मैंने देखा। शॉर्ट आंसर दिया, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। बेटा ये आज की असाइनमेंट है, जिसमें पिछले लेक्चर की तरह 2 पैराग्राफ हैं जो ट्रांसलेट करेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, और उसके बाद 2 लाइंस हैं पंक्चुएशन की, ये आप पंक्चुएट करेंगे लाजमी, और उसके बाद फिर अपने टीचर्स को सबमिट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।